नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव सक्सेना स्वागत करता हूं आपका मंथन क्लास अलीगढ़ से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 9th एसएसटी की सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से स्टार्ट होती है। इस विलेज पालमपुर में जो एक स्टोरी आपको बताई गई है, इसका मतलब जो है वो एक आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, किस तरह से एक रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सारे लोग हैं, इनकी इकोनॉमी जो है, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब किस तरह से होते हैं। तो एक आपको जस्ट एन एग्जांपल ये विलेज ऑफ पालमपुर की स्टोरी आपके चैप्टर फर्स्ट में रखी गई है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन and this we do through a story of hypothetically village called Palampur. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. यानी कि इस गांव में सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, फार्मिंग मेन बिजनेस है लोगों का, और वहाँ पर डेयरी भी है, ट्रांसपोर्ट्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। These production activities need various type of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. तो रिसोर्सेज का भी इसमें जिक्र किया गया है कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो इसमें आपका लैंड हो गया, पैसा हो गया, आपका ह्यूमन हो गए, आपके मैन मेड आपको आइटम्स होते हैं वो हो गए आपके। Through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired good and service in the village. तो इस स्टोरी में बताया जाएगा किस तरह से सारी एक्टिविटीज़ आपकी इस गांव में होती है। ऑब्जेक्टिव, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फैमिलाइज देमसेल्फ विद द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यील्ड एंड सरप्लस। यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है, यील्ड क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, इन सब से आपको अवगत कराया जाए। क्लासीफाई मेन ऑक्यूपेशन विलेज इनटू द फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो गांव में जो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आपको बताया जाएगा। अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नाइबर विलेज एंड टाउन्स। Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all road connected the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. यानी कि पालमपुर एक गांव है जिसके एक नियर बाई विलेज है, टाउन एरिया है रायगंज, और एक छोटा आपका गांव है, छोटा टाउन है शाहपुर, वो कनेक्टेड है। ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और कनेक्टिविटी है, रोड्स हैं, सब कुछ है वहाँ पर। इन दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। 450 परिवार इसमें रहते हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज, सम ऑफ देयर क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टिक। यानी कि जो इसमें बड़ा तबका है, जो पैसे वाला तबका है अपर कास्ट का, वो आपका 80 घर करीबन हैं जो पक्के मकान बने हुए हैं उनके सीमेंट से, और काफ़ी बड़ा 80% मतलब उनका लैंड उनके पास है। द एससीज, दलित, जो निचली जाति है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट उनका है। लिव द वन कॉर्नर ऑफ विलेज इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मड एंड स्टोन। यानी कि वो उनके घर जो हैं छोटे छोटे घर बने हुए हैं गांव में, एक कोने में उनका सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर लोगों के पास कनेक्शन हैं, बिजली के कनेक्शन हैं। ट्यूबवेल्स जो उनके खेतों में है वहाँ पर उनके पास उसमें कनेक्शन हैं। ट्यूबवेल्स में प्रॉपर सिंचाई के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और एक हाई स्कूल भी है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो यानी कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट आपका हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर लोग अपना इलाज नॉर्मली कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। The aim of production is to produce the good and service that we want. There are 4 requirements for production of good and services. The first requirement is land. तो किसी भी प्रोडक्शंस के लिए जो हमको आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होती है हमको लैंड की, क्योंकि यदि हमारे पास लैंड नहीं है तो हम वहाँ पर क्या उगाएंगे, क्या उत्पादन करेंगे, और उसी उत्पादन को हम आगे
सेकंड सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिक सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो आपके लिए लैंड ही होता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। यदि लेबर नहीं होगी तो खेती कौन करेगा और उत्पादन का काम कौन करेगा। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है, लेबर के भुगतान के लिए, किसान के बीज के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के बिल देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। और जब भी प्रोडक्शन होता है तब उस वक्त इस पैसे की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये रॉ मटेरियल, इन सब की आवश्यकता हमको होती है। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। इसके अलावा चौथी आवश्यकता भी हमको होती है। You will need knowledge of enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output, either use yourself or the sale to the market, in these days called human capital. Human capital एक फोर्थ फैक्टर है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपके पास पैसा है, आदमी है काम करने के लिए, आपने प्रोडक्शन कर लिया, उसको यूजफुल थिंग्स में बचा लिया, तो इन सब के लिए ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता भी होती है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल which are known as factor of productions। यानी कि यदि आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4 इसके वर्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में फार्मिंग का क्या सीन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एरिया हो गया आपका, लैंड से पानी की आवश्यकता है, मिनरल से, सनलाइट, एयर, इन सब की हमको आवश्यकता होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए हमको लैंड की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है, कैपिटल की आवश्यकता है, यानी कि जो उत्पादन प्राइमरी चीज़ें हमको जो हम जिसका उत्पाद करते हैं उसको यूजफुल थिंग्स में चेंज करने के लिए। जैसे हम गन्ने का उत्पादन करते हैं तो उसको चीनी बनाने के लिए हमको एक फैक्ट्री की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, और उसको बेचने के लिए एक एंटरप्राइज की आवश्यकता होगी। तो ये सारे फैक्टर प्रोडक्शन में आते हैं। अब लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be a farmer or farmer labor। यानी कि 75% जो लोग हैं वहाँ पर वो फार्म पे ही डिपेंड करते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farm। जो अच्छे लोग हैं, well-being लोग हैं, वो भी फार्म के प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करते हैं। But remember that there is a basic constant in raising farm production, land area under कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो वहाँ पर एक कंसर्न आता है कि जो कल्टिवेशन एरिया है, यानी कि जहाँ जिस ज़मीन पर खेती हो सकती है, वो फिक्स्ड है। सिंस 1916 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेक्टेशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन बाय देम, सम ऑफ वेस्ट लैंड। तो हम बात करते हैं लैंड फिक्स्ड है। 1916 में पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड अंडर the cultivation by then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivation land। यानी कि 1960 से यहाँ पर कोई एरिया आपका बड़ा नहीं है, और जो कल्टीवेशन लैंड है उसमें कुछ एरिया जो वेस्ट लैंड था उसको कल्टीवेशन एरिया में चेंज किया गया था, अदरवाइज कोई इसमें एक्सपेंशन नहीं हुआ था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अदरवाइज यहाँ पर कल्टीवेशन जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसको बढ़ाने का कोई और जरिया नहीं था, क्योंकि लैंड फिक्स्ड हो चुकी थी। क्वेश्चन आता है, इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या हम सेम लैंड से कुछ ज़्यादा खेती कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल। बता चुके हैं हम कि जैसे कोई भी अब ज़मीन बची नहीं थी, सारी कल्टिवेटेड थी। ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन खरीफ फार्मर ग्रो जवार एंड बाजरा। These plants are used as a cattle feed। जवार और बाजरा रेनी सीजन में फार्मर उगाते थे, और ये जो हमारे पशु होते हैं, गाय, भैंस, इन जानवरों को खिलाने के काम आता था। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन एंड पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में हम लोग आलू की वहाँ खेती करते थे। इन द विंटर सीजन रबी, जो आपकी सर्दियों में राबी की फसल होती है। फील्ड आर सोन विद द वीट फ्रॉम द वीट produced, farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell to the surplus wheat at the market at रायगंज। यानी कि जो भी वहाँ पर गेहूँ उगता था वो पहले अपने लिए, और यदि ज़्यादा होता था तो वो रायगंज के मार्केट में बेच देते थे।
A part of land area is also devoted to sugarcane, which is harvested one every year. Sugarcane in the raw form or as a jaggery is sold to traders in Shahpur. यानी कि साल में एक बार ये लोग गेहूं की गन्ने की खेती भी करते थे और या जागरी की फॉर्म में करते थे, तो ये इसको ट्रेडर्स शाहपुर में बेच देते थे. The main reason why farmers are able to grow these different crops in a year of Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. यानी कि ये जो कल्टीवेशन के उन्होंने मौसम के विभिन्न मौसमों में विभिन्न तरह की खेतियां करते थे, इसको मल्टी फार्मिंग कहते हैं. मल्टी फार्मिंग इन्होंने कॉन्सेप्ट कैसे किया, तो उसका एक रीज़न ये था कि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में पहुंच चुकी थी और लोग इतने वेल एजुकेटेड हो चुके थे, खासतौर से कृषि की नॉलेज उनको इतनी अच्छी हो गई थी, तो वो ये सब चीज़ें समझते थे और किस सीजन में किस मौसम में क्या खेती हो सकती है, ये सारा उनको अच्छा ज्ञान हो गया था. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज द ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्ट सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल. तो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का भी था, जो उन्होंने किसानों के लिए ट्यूबवेल्स लगवाए थे. कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने लगवाए, बाकी उसके बेनिफिट्स देखते हुए किसानों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगवाने स्टार्ट कर दिए. एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड. यानी कि 200 हेक्टेयर एरिया जो था आपके 1970 के आसपास ये कल्टिवेटेड लैंड बन चुका था. ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It's the most common way to increase production on a given piece of land. यानी कि हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी क्रॉपिंग जैसे वो करते थे, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब आपके पास एक ज़मीन जो हो वो लिमिटेड हो. On another way to use modern farming method of higher yield. हायर यील्ड से जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उससे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है. Yield is measured as a crop produced on the given piece of land during a single season. यानी कि एक सीजन में जो प्रोडक्शन होता है आपका वो yield कहलाता है. Till the mid of 1960 the seeds used in cultivation were traditional ones with relative low yield. यानी कि 1960 तक जो आपकी खेती में बीज इस्तेमाल होते थे वो ट्रेडिशनली बीज इस्तेमाल होते थे, जो जिनका yield कैपेसिटी जो होती थी वो कम होती थी. The green revolution in the late 1916 introduced the Indian farmer to cultivated and wheat rice the high yield varieties of seeds compared the traditional seeds. यानी कि 1960 में जो आपकी हरित क्रांति आई थी, तो उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट यही था कि हम एक हाई कैपेसिटी वाले जो बीज होते हैं, उच्च किस्म वाले आपके बीज होते हैं, वो हम खेती में इस्तेमाल करें जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके. और हुआ भी यही. पालमपुर में लोगों ने उस ट्रेडिशनल बीज को छोड़कर नए तरह के उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी उनका बढ़ गया था. और होता भी ये है कि जो सेम लैंड पर आपका जितना प्रोडक्शन होता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. तो ये मेजर क्रांति, हमारा हरित क्रांति के बेनिफिट्स हमारे हुए थे. अब एक क्वेश्चन आता है कि विल द लैंड सस्टेन, यानी कि ज़मीन सुरक्षित रहेगी. तो होता क्या है कि जब एडवांस फार्मिंग आती है उसके संग में कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आते हैं जो ज़मीन के लिए नुकसानदायक होते हैं. उसी का जिक्र हमको यहाँ करना है. Land being a natural resources, it is necessary to very careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resources base. In many areas, green revolution is associated with lots of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होने लगा था उससे कहीं ना कहीं जमीन को नुकसान पहुंच रहा था. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. ट्यूबवेल से जो पानी निकाला जा रहा था जो खेती में इस्तेमाल होता है उससे कहीं ना कहीं आपका पानी का स्तर भी कम हो रहा था. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर वाज बिल्ड अप ओवर मैनी ईयर्स. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर. यदि ये संसाधन हमारे ख़त्म हो जाते हैं और यदि ज़मीन को नुकसान पहुंचता है तो इसको रिटेन करने में, यानी कि दोबारा इसको प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और काफ़ी मुश्किल भी ये हो जाता है. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. पालमपुर के लोगों के बीच में ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था ये डिस्कस करते हैं. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. यानी कि 450 जो परिवार थे टोटल परिवारों में से उनके पास ज़मीन नहीं थी. 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित. 150 उसमें दलित थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी.
कृषि के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु हैव लैंड, बाकी जो फैमिली थी 240 जिनके पास ज़मीन थी, कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम उनके पास उसके ज़मीन के साइज़ थे, यानी जो खेत थे उनके पास 2 हेक्टेयर से कम थे। 240 फैमिली उसके पास। कल्टिवेशन ऑफ द सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम्स टू द फार्मर फैमिली, और 2 हेक्टेयर से कम जो उनके पास प्लॉट्स थे उसमें इतनी खेती नहीं हो पाती थी कि उनके परिवार का गुजारा हो सके। ऑन द अदर लैंड more than half of area village is covered by plots. They were quite larger in size in Palampur. There are 60 family of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land. A few of larger farmer have land over 10 hectare or more. यानी कि जो 60 परिवार थे मीडियम और बड़ी क्लास के, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी। कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी ज़मीन थी, यानी कि इस तरह से ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पालमपुर में था। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से आती थी? आफ्टर लैंड लेबर इज नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद द फैमिली कल्टिवेट, यानी कि लेबर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कृषि में। तो इसमें जो छोटे फार्मर होते थे वो अपने परिवार के संग खेतों में काम करते थे, अपने फील्ड में काम करते थे, ज़रूरत पड़ती थी दूसरों के फील्ड में काम करते थे। और जो मझले और बड़े फार्मर होते थे वो अपने खेतों में काम कराने के लिए, क्योंकि ज़मीन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो खुद तो कर नहीं पाएंगे, तो वो लेबर का इस्तेमाल करते थे। फार्मर लेबर कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स। ये वही फार्मर होते थे जो लेबर काम करते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी या बहुत कम ज़मीन होती थी। उनको जो तनख्वाह दी जाती थी काम के बदले, वो या तो उनको कुछ क्रॉप्स दे दिए जाते थे, यानी खेती का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, या उनको कुछ खाना दे दिया जाता था, या थोड़ा कैश दे दिया जाता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि अलग अलग प्रकार के जॉब जो खेती में होते हैं उनकी अलग अलग तनख्वाहें होती थी। हर एरिया में अलग अलग तनख्वाह मिलती थी। हर खेती पर क्या खेती हो रही है उस प्रकार तनख्वाह इनकी अलग अलग होती थी, यानी कि जैसा प्रोडक्शन, जैसा एरिया और जैसी एक्टिविटी उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलता था। तो एक तरह से उनकी जो इनकम होती थी उसमें अनियमितताएं होती थी, जिससे उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। प्रॉब्लम ऑफ फार्म लेबरर, प्रॉब्लम क्या होती थी? ओनली लार्जर फैमिली हायर देयर लेबरर, देयरफॉर देयर आर इन डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स। केवल जो बड़ी फार्मर होते थे वो केवल लेबर रखते थे, अदरवाइज जॉब्स का बड़ा दिक्कत होती थी वहाँ पर उनको। दे गेट वर्क फ्रॉम द वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। एग्रीकल्चर का जो काम होता है वो एक नंबर ऑफ डेज का होता है, यानी कि लिमिटेड होता है, उनको पूरे साल काम नहीं मिलता था। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी में कहा जाता है। प्रच्छन्न मतलब सीजनल, यानी कि आपको सीजन है तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो आपको खाली बैठना पड़ेगा। मॉडर्न मशीन इज ऑल्सो रिप्लेसिंग द फार्मर। मॉडर्न मशीन्स आ गई थी जिन्होंने फार्मर लेबर को रिप्लेस कर दिया था। तनख्वाहें बहुत कम थी और वो मजबूर हो गए थे अपने लोकल लैंडर्स से उधार लेने के लिए, लोन्स लेने के लिए। दे हैव टू सर्च फॉर अदर वर्क नॉट रिलेटिंग टू फार्मिंग। उनको बाकी काम की तलाश करनी पड़ी जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होते थे। कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग, अब जो खेती के लिए पैसा चाहिए होता है उसकी समस्या थी। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। अब जो मॉडर्न खेती थी उसमें उन्नत किस्म के बीज, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती थी जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उस टाइम नहीं होती थी। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। द बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर ऑन द विलेज मनी लैंडर्स। वहाँ पर जो सेठ होते थे गांव में लोकल जो ब्याज का काम करते थे उनसे उनको लोन लेना पड़ता था, ब्याज का पैसा लेना पड़ता था, जिसकी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो स्मॉल फार्मर का जो अधिकतम कैपिटल होती थी वो उनको रिफंड करने में चली जाती थी और उनके पास जो सेविंग होती थी वो मुश्किल बहुत कम बच पाती थी। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट। सरप्लस क्या होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको सरप्लस कहते हैं, या किसी भी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा आना सरप्लस लाया जाता है। तो हम यहाँ सरप्लस का इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो उसका हम सरप्लस का जिक्र कर लेते हैं कि क्या होता है सरप्लस। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग
the three factor of productions, the wheat is harvested and production is complete. The retain a part of wheat for the family's consumption, sell the surplus wheat. सपोज एक किसान है, उसने अपनी खेती पर गेहूँ उगाती है और उसकी जो परिवार की आवश्यकता होती है, उस परिवार की आवश्यकता से ज़्यादा गेहूँ होता है, तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो बेच देगा. So it is the medium of large family who supply wheat to the market. The trader of the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the town or city. तो ये बाकी जो सरप्लस गेहूँ होता था वो सिटीज़ और गाँव में बाकी दुकानदारों को बेच दिया जाता था. अब जिक्र करते हैं हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी इस गाँव में. डेयरी के काम होते थे, लोग पशुपालन करते थे, उनका दूध जो होता था उनका बिजनेस था, दूध को वो अपना रायगंज में बेचने जाते थे और जो आसपास के बड़े विलेजेस पे उनको भेज देते थे. ट्रेडर शाहपुर में थे, उनको भेज देते थे. चिलिंग सेंटर्स होते हैं रायगंज में, तो वो मिल्क कलेक्ट करते थे और उसके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर काफ़ी शहरों में और बाकी टाउन्स में बेचते थे. तो इस तरह से एक डेयरी बिजनेस भी लोगों का वहाँ पर आमदनी का जरिया था. और कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी पालमपुर में होती थी. एट प्रेजेंट लेस देन द 50 पीपल आर एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अभी 50 से कम लोग वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के काम में पालमपुर में शामिल थे. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इज पालमपुर इन्वॉल्विंग वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड आर डन ए स्मॉल स्केल. यानी कि स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं वो पालमपुर में एक इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उस तरह का रूप था वहाँ पर, जिसमें लोग अपना ही अपने घर में छोटे छोटे जॉब कर लेते थे. मतलब उसमें लेबर वगैरह उनको हायर करने की आवश्यकता नहीं होती थी. शॉपकीपर थे जो छोटे छोटे टूथपेस्ट हैं, बिस्किट्स हैं, शुगर्स है, आपकी गेहूं है, माचिस से जो डेली चीज़ें होती हैं वो उस तरह की चीज़ों को बेचने का काम करते थे. ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा थी? ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर था. दे आर वैरायटी ऑफ व्हीकल ऑन रोड कनेक्टिंग पब्लिक. पहले लोग बुलेट कार्ट यूज़ करते थे, यानी कि जो गाय भैंसों से गाड़ी चलती है वो इस्तेमाल करते थे. ट्रांसपोर्ट सर्विस धीरे धीरे उनको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ते थे कुछ लोगों को जैसे सामान इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता था, या अपना खेती का कुछ, जैसे गन्ना पैदा किया उन्होंने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता था. तो यदि इसको हम समराइज़ करें तो समराइज में क्या होगा? ओवर द ईयर देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इन प्रैक्टिस. यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी जो खेती करने के तरीके हैं उसमें चेंज आया. दिस वर अलाउड टू द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड. यानी कि एक ही छोटी लैंड से आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती कैसे कर सकते हैं, लोगों ने ये सीखा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर्ड. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका. Medium and large farmer are able to use their own saving from production to arrange for capital during the next session. On the other hand, the small farmer, who constitute about 80% of total farmers in India, find it difficult to obtain capital. जो मझले और बड़े किसान थे वो तो अपना कैपिटल सेव करते थे नेक्स्ट सेशन के लिए, लेकिन जो छोटे किसान थे जो मजदूरी का काम करते थे या जिनके पास स्मॉल साइज प्लॉट्स के या खेती के लिए लैंड के लिए, तो उनको अभी सर्वाइव करने में काफ़ी मुश्किल होती थी अपने परिवार को. द लैक ऑफ सरप्लस मीन दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम द ओन सेविंग, हैव टू बोरो बिसाइड द डेबिट. मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव टू एडिशनल वर्क एज फॉर्म ऑफ लेबर टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज. यानी कि जिसके पास पैसे की कमी होती थी वो दूसरे के खेतों पर मजदूरी करता था, उसको सेव नहीं कर पाते थे पैसे अपने, तो जो डे टू डे लाइफ थी उसमें काफ़ी उनको मुश्किल आती थी. At present, out of every 100 worker in the rural area in India, only 24 are engaged in the non-farming activities. Though there is a variety of non-farm activities in the village, the number of people employed in each is quite small. Unlike farming, non-farming activities require little lands. People are with some amount of capital can set up non-farm activities. Non-farm activities के लिए काफ़ी पैसा लगता था. ये काम छोटे जरूर होते थे लेकिन इनमें कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता होती थी, ज़मीन की आवश्यकता होती थी. तो अभी तक ये इसीलिए काफ़ी एक आप कह सकते हैं ये अनस्केबल काम था, ये एक स्केल के ऊपर बढ़ाया नहीं जा सकता था. तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज पालमपुर की स्टोरी, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था वहाँ पर, किस प्रकार की खेती करते थे, अदर एक्टिविटीज़ क्या थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या थी, डेयरी बिजनेस क्या था, सरप्लस का वो क्या करते थे.
तो इसके पीछे आप देखेंगे कि एक पूरी छोटी सी कहानी के पीछे आप देखेंगे एक पूरी इकोनॉमी की एक आपको जिस्ट या समरी आपको समझने को मिलती है कि किस तरह से ये समरी एक पूरा चैनल जो होता है, एक पूरा जो सिस्टम होता है इकोनॉमी का, वो किस तरह से वर्क करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और थोड़ा सा आप इस वीडियो को 2 बार प्ले करके देख सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगी स्टोरी। और यदि इस तरह की वीडियोज़ आपको भविष्य में भी चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो आपको देते रहें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी वीडियोज़ के लिए।